आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, ये सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 9 दिसंबर 2025, 9 दिसंबर 2025। और आज का हमारा एजेंडा काफी पैक्ड है। हम पॉलिटी और गवर्नेंस के कुछ बेहद जरूरी लेजिस्लेटिव और जुडिशियल डेवलपमेंट्स को समझेंगे। बिल्कुल। इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत की बदलती विदेश नीति पर भी नजर डालेंगे। हाँ, और इकोनॉमी में आरबीआई के फैसलों और एविएशन सेक्टर के संकट को डिकोड करेंगे। साइंस एंड टेक में क्लाइमेट चेंज से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक की बात होगी। और भी बहुत कुछ है जिसे हम पूरी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्से से शुरू करते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हाँ, करते हैं। और आज का पहला टॉपिक ही इतना बड़ा है कि इसने संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक हर जगह हलचल मचा दी है। आप बात करिए हेल्थ सिक्योरिटी सेस, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 की। एग्जैक्टली ये नाम ही अपने आप में कहानी कहता है। हेल्थ भी, नेशनल सिक्योरिटी भी, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक सेस। ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। ये बिल सिर्फ एक टैक्स लॉ नहीं है, ये फेडरलिज्म, पब्लिक पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का एक संगम है। अच्छा। इसका पूरा नाम, जैसा कि आपने कहा, हेल्थ सिक्योरिटी सेस नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 है। इसका मुख्य उद्देश्य है डीमेरिट गुड्स पर एक नया उपकर यानी सेस लगाना। डीमेरिट गुड्स मतलब वो चीजें जिनके कंजम्पशन को सरकार डिस्करेज करना चाहती है। बिल्कुल, क्योंकि वो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। इस बिल का निशाना है पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पाद। और ये यूपीएससी के लिए इतना जरूरी क्यों है? मतलब कौन से पेपर्स में इससे सवाल बन सकते हैं? देखिए, ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। जीएस पेपर 2 में, जहां हम पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसेस और सबसे जरूरी फेडरलिज्म यानी संघवाद पढ़ते हैं, ये उसके कोर में आता है। और जीएस पेपर 3 का क्या? जीएस पेपर 3 में जहां मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे विषय हैं, ये वहां भी सीधे सीधे फिट होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये एक हाई वैल्यू टॉपिक है। ठीक है, तो इस बिल की सबसे खास बात पर आते हैं जिसने इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है, कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। ये नॉर्मल टैक्सेशन से अलग कैसे है? इसे समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि अब तक टैक्स कैसे लगता था। हाँ, बताइए। पारंपरिक व्यवस्था, जिसे हम प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन कहते हैं, उसमें टैक्स इस बात पर लगता था कि एक कंपनी ने कितना माल बनाया है, यानी कितना प्रोडक्शन डिक्लेयर किया है। जैसे मान लीजिए एक पान मसाला कंपनी कहती है कि हमने इस महीने 10 लाख पाउच बनाए। हाँ, तो सरकार उस 10 लाख पाउच पर टैक्स लगाती थी। इसमें दिक्कत क्या थी? सुनने में तो सीधा साधा लगता है। दिक्कत थी टैक्स एवेजन यानी कर चोरी की। पान मसाला, तंबाकू जैसी इंडस्ट्रीज में अंडर रिपोर्टिंग की समस्या बहुत बड़ी है। अच्छा, मतलब कंपनियां अपना प्रोडक्शन असलियत से बहुत कम दिखाती थीं। एकदम। मान लीजिए असल में 50 लाख पाउच बनाए, लेकिन कागज पर सिर्फ 10 लाख दिखाएं। तो सरकार को 40 लाख पाउच पर टैक्स का नुकसान हो गया। बिल्कुल, और इसे रोकना बहुत मुश्किल था क्योंकि हर फैक्ट्री में जाकर प्रोडक्शन गिनना लगभग नामुमकिन है। तो सरकार ने कहा तुम हमें प्रोडक्शन बताओ ही मत, हम खुद हिसाब लगा लेंगे। एग्जैक्टली, यही है कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन का कोर आइडिया। सरकार अब ये नहीं पूछ रही कि आपने कितना बनाया। सरकार कह रही है आपकी फैक्ट्री में जो मशीन लगी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। हाँ, मतलब वो मशीन 1 मिनट में या 1 घंटे में थ्योरेटिकली कितने पाउच बना सकती है। टैक्स अब उस क्षमता पर लगेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन पर नहीं। बिल में साफ लिखा है कि टैक्स मशीन की रेटेड स्पीड पर लगेगा। जी। इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है बिल में? हाँ, बिल का शेड्यूल 2 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके मुताबिक अगर किसी फैक्ट्री में एक पाउच पैकिंग मशीन है जिसकी रेटेड स्पीड 500 पाउच प्रति मिनट बनाने की है। 500 पाउच प्रति मिनट? हाँ, तो उस एक मशीन पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए प्रति माह का सेस लगेगा। 1 करोड़ 1 लाख रुपए प्रति माह? जी हाँ, मैं ये आंकड़ा फिर से बोलती हूँ। 500 पाउच प्रति मिनट की क्षमता वाली एक मशीन पर
हर महीने 1,01,00,000 रुपए का सेस। बाप रे। अब चाहे कंपनी उस मशीन को 24 घंटे चलाए या 4 घंटे, उसे सेस उतना ही देना होगा। इससे अंडर रिपोर्टिंग की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। ये तो वाकई एक गेम चेंजर है टैक्स कलेक्शन के लिए। पर सवाल ये है कि ये जो इतना पैसा इकट्ठा होगा, इसका होगा क्या? ये जाएगा कहाँ? अच्छा सवाल है। क्या ये नॉर्मल टैक्स रेवेन्यू की तरह इस्तेमाल होगा? नहीं, और यही इस बिल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सेस और टैक्स में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। अच्छा, वो क्या? टैक्स से जमा हुआ पैसा सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी खर्च कर सकती है, सड़क बनाने से लेकर सैलरी देने तक। ठीक है। लेकिन सेस का पैसा ईयरमार्क्ड होता है, मतलब वो किसी खास मकसद के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। तो इस बिल में वो खास मकसद क्या है? इस बिल में 2 मकसद बताए गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य। जी, बिल कहता है कि इस सेस से जमा हुआ सारा पैसा सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। CFI का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 266(1) में है ना? ये भारत सरकार का मुख्य खाता है। एकदम सही, जहाँ सारे रेवेन्यू जमा होते हैं और सारे खर्चे यहीं से होते हैं। लेकिन इस बिल के तहत CFI में जाने के बाद भी ये पैसा सिर्फ इन्हीं 2 क्षेत्रों पर खर्च किया जा सकेगा। इस बिल में एक और टर्म का जिक्र है, नॉन लैप्सेबल फंड। इसका क्या मतलब है और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? देखिए, सरकार का बजट हर साल आता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हाँ। नॉर्मली अगर कोई मंत्रालय अपने बजट का पैसा 31 मार्च तक खर्च नहीं कर पाता, तो वो पैसा लैप्स हो जाता है। मतलब वो वापस CFI में चला जाता है, उसे अगले साल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अच्छा, तो यूज इट और लूज इट वाला मामला है। बिल्कुल। और ये रक्षा मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट यानी हथियारों की खरीद एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। सही बात है। कई बार डील्स फाइनल होते होते साल का अंत आ जाता है और पैसा खर्च नहीं हो पाता। इससे मॉडर्नाइजेशन पर असर पड़ता है। तो ये बिल उस समस्या का समाधान करेगा। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने अपनी कई रिपोर्ट्स में ये सिफारिश की थी कि रक्षा बजट को इस सालाना उतार चढ़ाव से बचाने के लिए एक डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड बनाया जाना चाहिए। और ये बिल वही कर रहा है? जी, ये बिल उसी जरूरत को पूरा करता है। अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो पैसा ईयरमार्क्ड होगा, वो खर्च न होने पर अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सरकार ने जरूरत को जस्टिफाई करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का भी सांकेतिक उल्लेख किया है। हाँ, ये एक सांकेतिक नाम है जो दिखाता है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल फंड की कितनी तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, बिल का मकसद और मैकेनिज्म तो समझ आ गया, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस पे एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरलिज्म की बहस छिड़ गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। राज्यों को इससे क्या आपत्ति है? वो इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर हमला क्यों बता रहे हैं? यहीं पर मामला GS पेपर 2 के कोर कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। ये पूरी बहस 2 संवैधानिक आर्टिकल्स के इर्द गिर्द घूम रही है, आर्टिकल 270 और आर्टिकल 271। आर्टिकल 270 और 271, ठीक है। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 270 ये बताता है कि केंद्र सरकार जो टैक्सेस लगाती और कलेक्ट करती है, उनका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे होगा। इसे डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस कहते हैं, राइट? एकदम। और फाइनेंस कमीशन इसी डिविजिबल पूल के लिए फॉर्मूला तय करता है कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। एकदम सही। अभी 15th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के हिसाब से इस डिविजिबल पूल का 41% हिस्सा राज्यों को मिलता है। 41%? जी, ये राज्यों के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो फिर आर्टिकल 271 क्या कहता है? अब आता है आर्टिकल 271, जो कहता है कि संसद जब चाहे आर्टिकल 270 में बताए गए टैक्सेस पर सरचार्ज या सेस लगा सकती है। और इन सरचार्जेस और सेसेस से इकट्ठा हुआ पैसा डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होगा। ओह, मतलब सेस और सरचार्ज का पूरा पैसा केंद्र सरकार अपने पास रख सकती है? हाँ, उसे राज्यों के साथ बांटने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। बिल्कुल। एंड दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। यही राज्यों की सबसे बड़ी चिंता है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, सेस पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में केंद्र ने सेसेस और सरचार्जेस का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस ट्रेंड पर चिंता जताई थी। क्या कहा था कमीशन ने? कमीशन ने कहा था कि इससे डिविजिबल पूल श्रिंक हो रहा है और राज्यों को उनका जायज हक नहीं मिल रहा। तो TMC और DMK जैसी पार्टियों का यही तर्क था कि सरकार जानबूझकर
टैक्स की जगह सेस ला रही है ताकि उसे राज्यों से पैसा शेयर ना करना पड़े। हाँ, उनका मुख्य तर्क यही है। वो कह रहे हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। उनका एक और पॉइंट था जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस को लेकर। हाँ, वो भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है। हाल ही में जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस खत्म हुआ है, जिसका पैसा सीधा राज्यों को मिलता था ताकि जीएसटी लागू होने से हुए रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो सके। तो अब सरकार उसी स्पेस में एक यूनियन सेस ले आई है। बिल्कुल, एक ऐसा सेस जिसका एक भी रुपया सीधा राज्यों को नहीं मिलेगा। इससे राज्यों का फिस्कल स्पेस यानी अपने हिसाब से खर्च करने की वित्तीय क्षमता और सिकुड़ रही है। अनटाइड फंड्स की कमी हो रही है। हाँ, अनटाइड फंड्स यानी ऐसा पैसा जिससे वो अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सके, उसकी कमी हो रही है। इस पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का जवाब क्या था? उन्होंने इस आरोप को कैसे डिफेंड किया? वित्त मंत्री का जवाब बहुत न्यूआंस्ड और क्लेवर था। उन्होंने फेडरलिज्म पर हमले के आरोप को सीधे-सीधे एड्रेस किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस सेस का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक हेल्थ के लिए ईयरमार्क्ड है और पब्लिक हेल्थ हमारे संविधान के 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 यानी स्टेट लिस्ट की एंट्री 6 का विषय है। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य पर काम करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है। जी तो उनका तर्क ये है कि पैसा घूम फिर कर राज्यों के पास ही आएगा। हाँ, उनका कहना है कि पब्लिक हेल्थ पर जो पैसा खर्च होगा वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या डायरेक्ट ग्रांट्स के जरिए राज्यों को ही दिया जाएगा। तो फिर ये कहना गलत है कि राज्यों को कुछ नहीं मिलेगा? उनके तर्क के हिसाब से हाँ, लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल एनालिसिस का पॉइंट बनता है। और वो क्या है? राज्यों की आपत्ति सिर्फ पैसे को लेकर नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को लेकर है। अच्छा, सीएसएस के जरिए जो पैसा मिलता है वो टाइड फंड होता है। मतलब केंद्र सरकार तय करती है कि पैसा किस स्कीम में और कैसे खर्च होगा, जबकि राज्य अनटाइड फंड्स की मांग कर रहे हैं ताकि वो अपनी प्राथमिकताएं खुद तय कर सकें। बिल्कुल, हो सकता है किसी राज्य में मलेरिया बड़ी समस्या हो और किसी में कैंसर। अनटाइड फंड्स उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो सरकार का तर्क तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन वो राज्यों के वित्तीय स्वायत्ता वाली चिंता का समाधान नहीं करता। सही पकड़ा, ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। वाकई एक बिल और उससे जुड़े कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल लेयर्स हैं। चलिए पॉलिटी के अगले विषय पर आते हैं। जरूर। ये जुडिशरी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और जमीनी स्तर का फैसला है जो शायद हर सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला है। मामला है जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ नॉमिनेशंस की वैधता का। केस का नाम है SMT बोहला मलाथी VB सुगुना एंड अदर्स 2025 INSC 1391। एक बार फिर से बताएंगे? SMT बोल्ला मलाथी VB सुगुना एंड अदर्स। मुद्दा बहुत ही रिलेटेबल है, जैसा कि आपने कहा। हाँ बिल्कुल। एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में, जब वो अविवाहित थे, अपनी माँ को अपने जनरल प्रोविडेंट फंड का नॉमिनी बना दिया। ठीक है, ऐसा बहुत लोग करते हैं। हाँ, फिर कुछ साल बाद उनकी शादी हो गई, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया, जैसा कि अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये भी होता है। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठा कि जीपीएफ का पैसा जो उनकी जीवन भर की बचत थी, वो उनकी माँ को मिलेगा या उनकी पत्नी को। माँ नॉमिनी थी और पत्नी लीगल हेयर। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। हाँ, ये तो लाखों लोगों के साथ हो सकता है। तो इस पर कानूनी स्थिति क्या थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए जीपीएफ सेंट्रल सर्विस रूल्स 1960 का सहारा लिया और एक बहुत ही स्पष्ट फैसला दिया। कौन से रूल का? कोर्ट का पूरा ध्यान रूल 55B पर था। ये नियम कहता है, इफ अ सब्सक्राइबर हु हैड नो फैमिली व्हेन ही मेड द नॉमिनेशन subsequently acquires a family, the nomination shall forthwith become invalid. Forthwith become invalid? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी ने नॉमिनेशन तब किया था जब उसका परिवार यानी पत्नी, पति या बच्चे नहीं था और बाद में वो शादी करके परिवार बनाता है, तो उसका वो पुराना नॉमिनेशन तुरंत और अपने आप अमान्य यानी इनवैलिड हो जाएगा। एग्जैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फोर्थविथ शब्द पर बहुत जोर दिया। फोर्थविथ शब्द की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि फोर्थविथ का मतलब है इमीडिएटली और ऑटोमेटिकली। कोर्ट ने कहा कि पुराना नॉमिनेशन रद्द होने के लिए कर्मचारी को कोई अलग से अर्जी देने की जरूरत नहीं है, या उसे फिजिकली कैंसिल करवाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। जिस पल कर्मचारी की शादी हुई, उसी पल कानून की नजर में वो नॉमिनेशन जो उसने अपनी माँ या किसी और के नाम पर किया था, वो शून्य हो गया। ये एक ऑटोमेटिक लीगल प्रोसेस है।
तो अगर पुराना नॉमिनेशन इनवैलिड हो गया तो पैसा किसे मिलेगा? यहाँ पर जीपीएफ रूल्स का रूल 33 लागू होता है। वो क्या कहता है? ये नियम कहता है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के समय कोई वैलिड नॉमिनेशन मौजूद नहीं है, तो जीपीएफ का पैसा परिवार के सभी योग्य सदस्यों में बराबर बांटा जाएगा। तो इस केस में पैसा माँ और पत्नी के बीच बांटा गया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चूंकि शादी होते ही मां का नॉमिनेशन इनवैलिड हो गया था, इसलिए कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं था। लिहाजा पैसा परिवार के 2 योग्य सदस्यों, मां और पत्नी के बीच 50-50 बांटा जाएगा। इस फैसले में एक और पुराने केस शरबती देवी वी उषा देवी का भी हवाला दिया गया। वो नॉमिनी और लीगल एयर के बीच के फर्क को लेकर है ना? बिल्कुल। ये भारत में सक्सेशन लॉ का एक फाउंडेशनल केस है। सरबती देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि नॉमिनी और मालिक एक ही व्यक्ति हों ये जरूरी नहीं है। नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी यानी अमानतदार होता है। हाँ, उसका काम है पैसा या संपत्ति को रिसीव करना और उसे असली कानूनी वारिसों लीगल एयर्स तक पहुंचाना। तो नॉमिनेशन सिर्फ एक अरेंजमेंट है ताकि कंपनी या बैंक को पता हो कि पैसा देना किसे है। बिल्कुल, ये उत्तराधिकार के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकता। इस बौलामाथी केस ने उसी सिद्धांत को और मजबूत किया है। तो इस फैसले का बड़ा टेक अवे ये है कि कानून परिवार की वित्तीय सुरक्षा को ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज से ऊपर रखता है। एकदम सही। अगर आप नॉमिनेशन बदलना भूल भी गए तो भी कानून आपके जीवन साथी और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ये एक सोशल जस्टिस के नज़रिए से बहुत ही प्रगतिशील फैसला है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को कानूनी मान्यता देता है। चलिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमारे तीसरे और आज के सबसे संवेदनशील विषय पर आते हैं। ये ह्यूमन राइट्स और प्रिजन रिफॉर्म से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत जरूरी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग कैदियों के अधिकारों को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये मामला है सत्य नरवोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल थी जिसमें भारत की जेलों में विकलांग कैदियों की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिलाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही मजबूत स्टैंड लिया और निर्देश दिया कि देश की सभी 1300 से ज्यादा जेलों को विकलांग कैदियों के लिए एक्सेसिबल यानी सुलभ और डिग्निफाइड यानी गरिमामय बनाया जाए। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और ये जीएस पेपर 2 में प्रिजन रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस के साथ साथ जीएस पेपर 4 में एथिकल गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। द हिंदू में इस पर एक बहुत ही पावरफुल एडिटोरियल छपा है जिसका टाइटल है कार्सरल कल्चर। इसमें कार्सरल ऑस्टेरिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ये क्या है? कार्सरल ऑस्टेरिटी एक अकादमिक शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। कार्सरल का मतलब है जेल से संबंधित और ऑस्टेरिटी का मतलब है कटौती या मितव्ययिता। सही। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि राज्य स्टेट जेलों की पनिटिव कैपेसिटी यानी सजा देने और नियंत्रण रखने की क्षमता पर तो बहुत पैसा खर्च करता है। जैसे ऊंची दीवारें, सर्वेलेंस कैमरास, ज्यादा सुरक्षा गार्ड। बिल्कुल। लेकिन जब बात कैदियों के मानवाधिकारों की आती है, जैसे उनका स्वास्थ्य, पुनर्वास, साफ सफाई और एक्सेसिबिलिटी, तो राज्य ऑस्टेरिटी बरतता है, यानी सिस्टमैटिक तरीके से अंडरफंडिंग करता है। एकदम। मतलब सुरक्षा पर पूरा खर्च लेकिन इंसानियत पर कटौती। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एडिटोरियल में जीएन साबाबा और स्टैन स्वामी के मामलों का जिक्र है जो इस सिस्टमैटिक निग्लेक्ट के दुखद प्रतीक बन गए। उनके केस काफी चर्चा में रहे थे। दोनों ही गंभीर बीमारियों और विकलांगता से जूझ रहे थे। उन्हें सिपर कप जैसी बुनियादी चीजें देने से भी मना कर दिया गया, जिससे हिरासत में उनकी हालत और बिगड़ गई। और स्टैन स्वामी की तो मृत्यु भी हो गई थी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विकलांगता की वजह से कैदी को जो तकलीफ होती है वो उसकी सजा का हिस्सा नहीं बन सकती। वो एक अतिरिक्त अनऑथराइज्ड सजा नहीं होनी चाहिए। एडिटोरियल में कास्ट डिसेबिलिटी इंटरसेक्शन की भी बात की गई है। एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। हाँ, ये एक गहरा समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। एडिटोरियल कहता है कि हमारे जेल मैनुअल आज भी कॉलोनियल एरा की मानसिकता से ग्रस्त हैं। उस जमाने में निचली जातियों के कैदियों को साफ सफाई जैसे छोटे काम दिए जाते थे। हाँ, और ये भेदभाव आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। अब सोचिए, एक कैदी जो दलित है और विकलांग भी है, उसे दोहरा भेदभाव झेलना पड़ता है। मतलब जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है और सामाजिक मानसिकता भी उसके खिलाफ है। जी, ये उसके लिए दोहरी सजा जैसा हो जाता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश क्या हैं? कोर्ट ने क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने को कहा है? कोर्ट ने कई ठोस और दूरगामी निर्देश दिए हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल।
हर जेल में रैंप, सुलभ शौचालय और दृष्टिबाधित कैदियों के लिए टैक्टाइल पाथवेज बनाना अनिवार्य है। ठीक है, ये तो बुनियादी ज़रूरतें हैं। दूसरा, सेक्शन 89 अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का सेक्शन 89 एक पीनल प्रोविजन है। एक दंडात्मक प्रावधान? हाँ, इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति, जिसमें जेल अधिकारी भी शामिल है, इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या किसी विकलांग व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है और मुकदमा भी चल सकता है। तो कोर्ट ने इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। जी। तीसरा निर्देश है नो सेग्रीगेशन। कोर्ट ने साफ कहा कि विकलांगता या जाति के आधार पर काम का बंटवारा पूरी तरह से असंवैधानिक है। और चौथा, डेटा एंड मॉनिटरिंग। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी जेलों में विकलांग कैदियों का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बनाएं और उसे पब्लिक करें, ताकि सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस उसकी स्वतंत्र निगरानी कर सकें। ये वाकई में जेलों को सुधारगृह बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। ये दिखाता है कि मानवाधिकार जेल की दीवारों पर खत्म नहीं होते। बिल्कुल। अब रुख करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ, और पहला टॉपिक ही आज की जियोपॉलिटिक्स का सार है, इंडिया रशिया समिट का एक शानदार विश्लेषण। हाँ, ये ऑपेड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की हाल की दिल्ली यात्रा का विश्लेषण करता है और इसका तर्क है कि ये मुलाकात सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये भारत रूस संबंधों की एक फंडामेंटल री इंजीनियरिंग है, जो नए वैश्विक समीकरणों के हिसाब से की जा रही है। इसमें जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग की बात की गई है। मतलब भारत ने पुतिन का इतने भव्य तरीके से स्वागत करके दुनिया को, खासकर वेस्टर्न देशों को, क्या संदेश दिया? संदेश बहुत साफ और सधा हुआ है। पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। हाँ, ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रूस यूक्रेन युद्ध में एक मजबूत स्थिति में है और अमेरिका में राजनैतिक बदलाव की आहट के बीच कीव को मिलने वाली पश्चिमी मदद पर अनिश्चितता के बादल हैं। सही। ऐसे में भारत ने पुतिन का स्वागत करके ये दिखाया कि वो किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। भारत एक स्विंग स्टेट नहीं है जो कभी इधर तो कभी उधर झूले। बल्कि भारत एक बैलेंसिंग पावर है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से स्वतंत्र फैसले लेता है। बिल्कुल। और इस मुलाकात का एक बड़ा मकसद चीन को भी एक संदेश देना था। बिल्कुल, ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल है। भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है कि पश्चिमी देशों द्वारा अलग थलग किया गया रूस कहीं पूरी तरह से चीन का एक जूनियर पार्टनर न बन जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक होगा। हाँ, चीन को अपने उत्तरी फ्लैंक पर एक शक्तिशाली सहयोगी मिल जाएगा। इसलिए भारत रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखकर रूस को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर प्रोग्राम 2030 का जिक्र है, इसके क्या लक्ष्य हैं? प्रोग्राम 2030 का सबसे बड़ा लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाना है। $100 बिलियन? जी, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसका एक मुख्य आधार ऊर्जा सुरक्षा है। रूस के पास तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। हाँ, एडिटोरियल में एक बहुत अच्छी लाइन है कि रशिया भारत के लिए ऊर्जा का नेचुरल प्रिजर्व है। अच्छा। अगर भारत पश्चिमी दबाव में आकर रूस से ऊर्जा लेना बंद कर देता है तो वो जगह खाली नहीं रहेगी, उसे चीन या पश्चिमी कंपनियां ही भर देंगी और भारत को कहीं और से महंगी ऊर्जा खरीदनी पड़ेगी। इस रिश्ते में लेबर मोबिलिटी का एक नया एंगल भी जुड़ा है। ये क्या है? ये एक बिल्कुल नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में एक डेमोग्राफिक क्राइसिस पैदा हो गया है और स्किल्ड लेबर की भारी कमी हो गई है। तो भारत से स्किल्ड लेबर वहां जा रहा है। हाँ, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स का रूस जाना दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। भारत को रेमिटेंस मिलेगा और रूस को मैन पावर। ये सहयोग का एक नया पिलर बन रहा है। और न्यू स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब सहयोग सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। भारत और रूस अब आर्टिक और नॉर्दर्न सी रूट जैसे नए स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफीज में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। आर्कटिक में विशाल ऊर्जा भंडार हैं। हाँ, और नॉर्दर्न सी रूट एक नया ट्रेड रूट है जो यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को काफी कम कर सकता है। ये चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर को भी मजबूती देगा। जी, जो भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये रिश्ता अब आइडियलिज्म पर नहीं बल्कि कोल्ड हार्ड नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित है। बिल्कुल प्योर ट्रांजैक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आईआर में अगला विषय है भारत और चीन के जटिल रिश्ते पर एक दिलचस्प एडिटोरियल जिसका शीर्षक है अ न्यू स्टेप इन द ड्रैगन एलिफेंट टैंगो।
ये ऑपेड चीन के 15वें 5 ईयर प्लान के लॉन्च के बाद एक वरिष्ठ चीनी राजनयिक द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या खास है? इसमें खास तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। चीन ये कह रहा है कि चाइनीज मॉडर्नाइजेशन और भारत का विकसित भारत 2047 का विजन, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी इनमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। अपनी बात को मजबूत करने के लिए चीन क्या तर्क और आंकड़े दे रहा है? चीन अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। जैसे ऑपैड में लिखा है कि चीन की जीडीपी अब लगभग $20 ट्रिलियन पहुंच गई है। $20 ट्रिलियन? हाँ, और वो अकेले ग्लोबल ग्रोथ में 30% का योगदान दे रहा है। मैं ये आंकड़े दोहराती हूँ, जीडीपी 20 ट्रिलियन और ग्लोबल ग्रोथ में 30% का योगदान। और क्या? वो अपनी ग्रीन शिफ्ट की भी बात कर रहा है कि चीन की 60% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी अब रिन्यूएबल एनर्जी से आती है। इन आंकड़ों के जरिए चीन ये दिखाना चाहता है कि वो एक जिम्मेदार और शक्तिशाली देश है जिसके साथ कोलैबोरेशन फायदेमंद है। और सिनर्जी का प्रस्ताव क्या है? मतलब वो किन क्षेत्रों में सहयोग की बात कर रहा है? प्रस्ताव ये है कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रॉवर्स यानी उत्पादन क्षमता को भारत के आईटी और फार्मा सेक्टर के एक्सपर्टीज के साथ जोड़ा जाए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें इसका स्ट्रेटेजिक इंटेंट समझना होगा। ये चीन का एक सॉफ्ट पावर ऑफेंसिव है। मतलब? चीन चाहता है कि आर्थिक सहयोग और व्यापार इतना बढ़ जाए कि भारत सीमा विवाद जैसे मुश्किल मुद्दों पर नरम पड़ जाए। वो इकोनॉमिक्स को सिक्योरिटी से डीलिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर भारत का आधिकारिक रुख क्या है? क्या भारत इस प्रस्ताव को मान रहा है? नहीं, भारत का रुख पिछले कुछ सालों से बिल्कुल स्पष्ट और मजबूत है। भारत का कहना है कि सीमा पर शांति और स्थिरता, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर, सामान्य संबंधों के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है। जब तक सीमा पर तनाव रहेगा तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। बिल्कुल। चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और डायरेक्ट फ्लाइट्स की बहाली जैसी बातें कर रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि ये सब कॉस्मेटिक स्टेप्स हैं। असली मुद्दा सीमा का है। हाँ, और जब तक वो हल नहीं होता तब तक पूरी तरह से सामान्य संबंधों की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं ट्रेड डिप्लोमेसी की, जहां एक बार फिर तनाव देखने को मिल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हाँ, अमेरिकी किसानों की एक सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, दे शुडंट बी डंपिंग, यू कांट डू दैट। डंपिंग? इसका मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को उसकी लागत से भी कम दाम पर दूसरे देश में बेचना। क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? इसकी 3 मुख्य इम्प्लीकेशंस है। पहला, WTO कंपैटिबिलिटी। ट्रंप ने सेक्शन 301 के तहत एक तरफा यानी यूनिलैटरल कार्रवाई की धमकी दी है। यूएस का अपना ट्रेड लॉ है। हाँ, और ये WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को बाईपास करता है, जहां सभी सदस्य देश मिलकर व्यापारिक विवाद सुलझाते हैं। भारत का मानना है कि ऐसी एक तरफा कार्रवाई WTO के नियमों के खिलाफ है। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है? दूसरा, एक्सपोर्ट इम्पैक्ट। अमेरिका भारतीय बासमती चावल के लिए एक बहुत बड़ा और प्रीमियम मार्केट है। अगर वहां टैरिफ्स लगते हैं तो भारतीय चावल महंगा हो जाएगा और हमारे एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान होगा। और तीसरा जो डंपिंग का आरोप है, वो असल में भारत की एग्रीकल्चरल पॉलिसी पर एक हमला है। बिल्कुल, ये डंपिंग का आरोप सीधा सीधा भारत के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP रिजीम से जुड़ा हुआ है। ये तो पुराना मुद्दा है। अन्ना आरोप है कि भारत अपने किसानों को जो MSP देता है वो एक तरह की सब्सिडी है जो ग्लोबल प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करती है। उनका तर्क है कि इस सब्सिडी की वजह से भारतीय किसान लागत से कम दाम पर भी चावल एक्सपोर्ट कर पाते हैं। जी, ये WTO में एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को लेकर एक बहुत पुराना और विवादास्पद मुद्दा है जो अब फिर से सामने आ गया है। चलिए अब इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। यहाँ भी एक बड़ी खबर है। RBI ने रेपो रेट में कटौती कर दी है। हाँ, क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है? RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% कर दिया है। 25 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.25%। जी, रेपो रेट वो दर है जिस पर RBI बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज देता है। इसे कम करने का मतलब है कि बैंकों के लिए पैसा सस्ता हो जाएगा और उम्मीद है कि वो भी आगे लोन्स सस्ते करेंगे। तो ये कदम अच्छा है या नहीं? इसे समझने के लिए हमें गोल्डीलॉक्स सिनेरियो को समझना होगा, जिसका जिक्र एक एडिटोरियल में किया गया है। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, ये तो कहानी वाला नाम लगता है। इकोनॉमी में इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल गोल्डीलॉक्स की कहानी जैसा ही है। एक ऐसी आर्थिक स्थिति जो न तो बहुत गर्म
और न ही बहुत ठंडी हो बल्कि जस्ट राइट हो। बहुत गर्म मतलब हाई इन्फ्लेशन। हाँ, बहुत गर्म अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ग्रोथ बहुत तेज है, जिससे महंगाई इन्फ्लेशन बेकाबू हो रही है। और बहुत ठंडी अर्थव्यवस्था का मतलब है रिसेशन या स्लो ग्रोथ। और आरबीआई का मानना है कि हम अभी जस्ट राइट जोन में हैं। जी, आरबीआई का अनुमान है कि भारत अभी गोल्डीलॉक्स जोन में है। एक तरफ इन्फ्लेशन के 2% तक गिरने का अनुमान है, जो बहुत कंफर्टिंग है। दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ 7.3% पर मजबूत बनी हुई है। तो ये रेट कट के लिए एक आदर्श स्थिति है। बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ को सपोर्ट करने की जरूरत है और इन्फ्लेशन का डर भी कम है। लेकिन एक बड़ी चिंता भी तो है, रुपए की कीमत। रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। क्या रेपो रेट कम करने से रुपया और कमजोर नहीं होगा? यही इस फैसले का सबसे बड़ा डायलेमा है, जिसे करेंसी डायलेमा कहते हैं। देखिए, जब हम अपनी ब्याज दरें कम करते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच का यील्ड डिफरेंशियल यानी ब्याज दरों का अंतर कम हो जाता है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारत में पैसा लगाना कम आकर्षक हो जाता है। सही, वो अपना पैसा निकालकर अमेरिका ले जा सकते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपया और कमजोर होगा। तो आरबीआई ने रिस्क क्यों लिया? रेट कट करके आरबीआई ने एक बहुत साफ संकेत दिया है। संकेत ये है कि इस समय उसकी पहली प्राथमिकता डोमेस्टिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है, एक्सचेंज रेट को डिफेंड करना नहीं। मतलब वो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स पर भरोसा कर रहे हैं। शायद आरबीआई अपने विशाल फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $700 बिलियन पर भरोसा कर रहा है कि अगर रुपए में बहुत ज्यादा गिरावट आती भी है तो वो मार्केट में डॉलर बेचकर उसे संभाल लेगा। तो आम आदमी पर इस फैसले का क्या असर होगा? जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। होम लोन्स, कार लोन्स और एमएसएमईज के लिए बिजनेस लोन्स सस्ते हो सकते हैं। और जो बचत करते हैं, जो लोग अपनी बचत पर निर्भर हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडीज पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं। इकोनॉमी में अगला एडिटोरियल एक बड़े संकट पर है जिसका सामना हजारों हवाई यात्रियों को करना पड़ा, इंडिगो क्राइसिस। हाँ, और एडिटोरियल का टाइटल है केओस फोरटोल्ड। इंडिगो, जिसका डोमेस्टिक मार्केट में 60% से ज्यादा का हिस्सा है, उसने अचानक अपनी सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी। जी, इससे एयरपोर्ट पर केओस मच गया, हजारों यात्री फंस गए और हवाई किराए आसमान छूने लगे। इंडिगो ने इसका कारण डीजीसीए के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FDTL) नॉर्म्स को बताया। हाँ। ये FDTL नॉर्म्स क्या हैं और इन्हें क्यों लाया गया था? ये नियम पायलट फटीग यानी पायलट की थकान को कम करने के लिए बनाए गए हैं। थका हुआ पायलट फ्लाइट सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल, दुनिया में कई विमान हादसे पायलट फटीग की वजह से हुए हैं। हाँ, नए नियमों के तहत पायलट का न्यूनतम साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। 36 से 48 घंटे? जी, साथ ही रात में लगातार लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई, क्योंकि नाइट फ्लाइंग ज्यादा थकाने वाली होती है। ये तो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे नियम है। तो फिर समस्या कहाँ हुई? इंडिगो इन्हें लागू क्यों नहीं कर पाया? यहीं पर एडिटोरियल का तर्क आता है कि ये संकट फोरटोल्ड था, यानी इसकी भविष्यवाणी पहले की जा सकती थी। मतलब समस्या नियमों में नहीं बल्कि इंडिगो की प्लानिंग में थी। बिल्कुल, इंडिगो ने आक्रामक तरीके से अपना नेटवर्क और शेड्यूल तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके अनुपात में पायलट्स और कैबिन क्रू की भर्ती नहीं की। तो उनका पूरा सिस्टम चरमरा गया क्योंकि उनके पास पर्याप्त क्रू रिजर्व में था ही नहीं। उन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाने को रेगुलेटरी कंप्लायंस और सेफ्टी पर प्राथमिकता दी। आप कह सकती हैं। इस पर रेगुलेटर यानी डीजीसीए का रिस्पॉन्स क्या रहा? डीजीसीए का रिस्पॉन्स थोड़ा मिला जुला रहा। एक तरफ उन्होंने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया और दूसरी तरफ शेड्यूल को स्थिर करने के लिए इंडिगो को इन नए नियमों से अस्थायी छूट भी दे दी। ये तो अजीब बात है। यहीं पर रेगुलेटरी कैप्चर का गंभीर सवाल उठता है। बिल्कुल, रेगुलेटरी कैप्चर, इसका क्या मतलब है? रेगुलेटरी कैप्चर वो स्थिति होती है जब एक नियामक एजेंसी यानी रेगुलेटरी एजेंसी उसी उद्योग के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने लगती है जिसे उसे रेगुलेट करना होता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई एक कंपनी बाजार में बहुत बड़ी हो जाती है, जिसे टू बिग टू फेल कहा जाता है। हाँ, रेगुलेटर को डर लगता है कि अगर हमने इस कंपनी पर सख्त कार्रवाई की तो पूरी इंडस्ट्री या इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। तो इंडिगो के मामले में भी यही हुआ। डीजीसीए ने सेफ्टी नॉर्म्स बनाए, लेकिन जब एक बड़ी एयरलाइन उन्हें लागू नहीं कर पाई तो डीजीसीए ने यात्रियों की सुविधा के नाम पर सेफ्टी से ही समझौता कर लिया। ये एक खतरनाक प्रेसिडेंट है। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। भारत ने क्लाइमेट एक्शन की दिशा में एक बहुत जरूरी रोड मैप जारी किया है। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
DST, ने एक कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, शॉर्ट में CCUS, पर एक R&D रोड मैप जारी किया है। इसका लॉन्ग टर्म लक्ष्य भारत को 2070 तक नेट जीरो बनाने के वादे को पूरा करने में मदद करना है। जी, मैं ये तारीख दोहराती हूँ, 2070 तक नेट जीरो। ये रोड मैप खास तौर पर हार्ड टू अबेट सेक्टर्स के लिए जरूरी बताया जा रहा है। ये कौन से सेक्टर्स हैं? ये वो हैवी इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। और इनमें एमिशंस कम करना इतना मुश्किल क्यों है? इनमें उत्सर्जन कम करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ CO2 एमिशंस सिर्फ बिजली या ईंधन जलाने से नहीं होते, बल्कि इनके कोर केमिकल प्रोसेस का ही बाई प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, जैसे सीमेंट बनाने में? हाँ, सीमेंट बनाने के लिए जब चूना पत्थर या लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है तो कैल्सिनेशन की प्रक्रिया में CO2 निकलती ही है। आप कितनी भी ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल कर लें, इस CO2 को निकलने से नहीं रोक सकते। यहीं पर CCUS टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो ये CCUS टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? इसके 3 हिस्से हैं: कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। बिल्कुल। पहला है कैप्चर, जिसमें फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं में से CO2 को स्पेशल सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करके पकड़ा या सेपरेट किया जाता है। ठीक है, CO2 पकड़ ली, फिर? दूसरा है यूटिलाइजेशन, जिसमें इस पकड़ी गई CO2 को एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल ग्रीन यूरिया या मीथेनॉल जैसे केमिकल्स बनाने में किया जा सकता है। और जो CO2 यूज नहीं हो पाई, उसका क्या? वो तीसरी स्टेप में जाती है, स्टोरेज। बची हुई CO2 को पाइपलाइन के जरिए ले जाकर जमीन के बहुत नीचे पोरस बेसाल्ट ज़ॉक्स जैसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में हमेशा के लिए इंजेक्ट कर दिया जाता है, जहां वो सॉलिड बनकर कैद हो जाती है। जी। रोड मैप में इसे भारत में लागू करने के लिए क्या अप्रोच बताई गई है? एक सिस्टमैटिक फेज्ड अप्रोच है। फेज 1, जो 2025 से 2030 तक चलेगा, उसमें R&D और पायलट प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा, ताकि टेक्नोलॉजी को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से अडेप्ट किया जा सके। हाँ। फेज 2, जो 2030 से 2035 तक है, उसमें बड़े CCUS हब्स बनाए जाएंगे, जहां कई इंडस्ट्रीज अपनी पकड़ी हुई CO2 भेज सकें। और फेज 3? फेज 3, जो 2035 से 2045 तक चलेगा, उसमें इसका लार्ज स्केल कमर्शियल डिप्लॉयमेंट शुरू होगा। साइंस से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया से है। MIT के वैज्ञानिकों ने एक सदी पुरानी बहस को सुलझा दिया है। हाँ, ये भौतिक विज्ञान की सबसे फंडामेंटल बहसों में से एक थी, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन और नील्स बोर के बीच हुई थी। ये बहस 1927 में प्रसिद्ध सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में शुरू हुई थी। जी, और ये क्वांटम मैकेनिक्स की आत्मा से जुड़ी है। ये बहस असल में थी क्या? दोनों महान वैज्ञानिकों के बीच मतभेद किस बात पर था? मतभेद था रियलिटी के नेचर को लेकर। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक ही समय में कण, पार्टिकल और तरंग, वेव, दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। आइंस्टाइन को ये आइडिया पसंद नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट से क्वांटम मैकेनिक्स को चैलेंज किया। उनका तर्क था कि हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हम एक ही समय में एक कण का पाथ और उसके तरंग जैसे व्यवहार, वेव लाइक इंटरफेरेंस, को माप सकते हैं। हाँ, और अगर ऐसा हो गया तो क्वांटम मैकेनिक्स गलत साबित हो जाएगी। और नील्स बोर का इस पर क्या जवाब था? बोर ने इसका जवाब अपने प्रसिद्ध प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी से दिया। उन्होंने कहा कि कण और तरंग ये रियलिटी के दो पूरक पहलू हैं। आप एक समय में सिर्फ एक को ही पूरी सटीकता से देख सकते हैं। अगर आप कण का पथ जानने की कोशिश करेंगे तो उसका तरंग वाला व्यवहार गायब हो जाएगा। और अगर आप तरंग वाले व्यवहार को देखेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि कण किस रास्ते से गया था। तो अब MIT के एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित किया है? MIT के शोधकर्ताओं ने आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट को असलियत में कर दिखाया। उन्होंने लेजर कूल्ड एटम्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट किया। और परिणाम वही निकला जो बोर ने कहा था। उन्होंने देखा कि जब भी उन्हें इस बात की जानकारी मिलती थी कि एटम किस रास्ते से गया, तो स्क्रीन पर बनने वाला तरंग वाला पैटर्न, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, तुरंत गायब हो जाता था। तो ये बोर के प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी की पहली कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। इसके दोनों रूपों, कण और तरंग, को पूरी सटीकता से देखने की इजाजत नहीं देती। You have to choose one. क्वांटम फिजिक्स से निकलकर अब हम चलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की दुनिया में। म्यांमार में एक बहुत ही पुरानी और अनोखी खोज हुई है। हाँ, वैज्ञानिकों को म्यांमार के कचीन क्षेत्र में 99 मिलियन वर्ष पुराने एम्बर यानी पेड़ की सॉलिडिफाइड राल में
फंसे हुए मच्छर के सबसे पुराने लार्वा का जीवाश्म मिला है। 99 मिलियन साल? हाँ, इसका नाम रखा गया है क्रिटोसाबेथेस प्राइमेवस। मैं नाम दोहराती हूँ, क्रिटोसाबेथेस प्राइमेवस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रिटेशियस पीरियड का पहला सबथिस मच्छर। ये क्रिटेशियस पीरियड का है, यानी ये उस जमाने का है जब डायनासोर्स धरती पर घूमते थे। ये तो अविश्वसनीय है। इस खोज के साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसके दो बहुत बड़े और चौंकाने वाले इम्प्लीकेशंस हैं। पहला है इवोल्यूशनरी स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब है ठहराव। जी, ये 99 मिलियन साल पुराना लार्वा आज के मच्छरों की एक खास प्रजाति ट्राइब सबथीनी से इतना मिलता जुलता है कि वैज्ञानिक हैरान है। मतलब मच्छर का बेसिक बॉडी प्लान पिछले लगभग 100 मिलियन सालों में ज्यादा नहीं बदला है। हाँ, ये इवोल्यूशन के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा इम्प्लीकेशन? दूसरा इम्प्लीकेशन डिजीज हिस्ट्री से जुड़ा है। अगर मच्छर 100 मिलियन साल पहले भी मौजूद थे, तो मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर बोर्न बीमारियां भी शायद उतनी ही पुरानी हो सकती हैं। ये इन बीमारियों के एवोल्यूशन को समझने में एक नई कड़ी जोड़ता है। बिल्कुल। अब आते हैं एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर। साइक्लोन डिथवा ने श्रीलंका में काफी तबाही मचाई है। हाँ, साइक्लोन डिथवा एक बहुत ही विनाशकारी चक्रवात साबित हुआ है। यूएनडीपी के शुरुआती आकलन के मुताबिक श्रीलंका की लगभग 20% भूमि यानी 1.1 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ में डूब गई है। 1.1 मिलियन हेक्टेयर? हाँ, और 2.3 मिलियन लोग सीधे तौर पे प्रभावित हुए। मैं ये आंकड़े फिर से दोहरा रही हूँ, 1.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि और 2.3 मिलियन लोग प्रभावित। इस चक्रवात से जुड़ा एक खास साइंटिफिक फिनोमिना चर्चा में है, इक्वेटोरियल साइक्लोजेनेसिस। ये क्या है? इक्वेटोरियल साइक्लोजेनेसिस का मतलब है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के बहुत पास चक्रवातों का बनना। ये एक बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर घटना है। ये रेयर क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चक्रवातों को घूमने के लिए यानी स्पिन करने के लिए कोरियोलिस फोर्स की जरूरत होती है, जो पृथ्वी के घूमने से पैदा होती है। और ये फोर्स भूमध्य रेखा पर लगभग शून्य होती है। बिल्कुल, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ये मजबूत होती जाती है। इसीलिए ज्यादातर चक्रवात भूमध्य रेखा से 5-10 डिग्री दूर बनते हैं। तो अगर ये रेयर है, तो अब ये क्यों हो रहा है? इसका सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से है। अच्छा। चक्रवात बनने के लिए समुद्र की सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब भूमध्य रेखा के पास भी समुद्र का तापमान इतना ज्यादा और लगातार गर्म रह रहा है कि वो कमजोर कोरियोलिस फोर्स की भी भरपाई कर दे रहा है। तो साइक्लोन डिटवा का भूमध्य रेखा के इतने पास बनना एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। जी, ये उन क्षेत्रों के लिए एक नया खतरा है जिन्हें पहले चक्रवातों से पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। ये वाकई चिंताजनक है। चलिए, इतनी डिटेल डिस्कशन के बाद अब जल्दी से कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो आज की चर्चा से ही निकले हैं। जरूर। पहला, आर्टिकल 270 वर्सेस 271। आर्टिकल 270 केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे यानी डिविजिबल पूल से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 271 के तहत लगाए गए सेस और सरचार्जेस इस डिविजिबल पूल से बाहर हैं और पूरी तरह से केंद्र के पास रहते हैं। एकदम सही। दूसरा, थोयामुल्ली राइस। ये तमिलनाडु की एक पारंपरिक चावल की किस्म है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि ये कीट, पेस्ट्स और सूखे ड्रॉट के प्रतिरोधी है। तीसरा फैक्ट? तीसरा, क्रेटोजाबैथेस प्रिमेवियस। ये म्यांमार में मिले 99 मिलियन ईयर ओल्ड मच्छर के सबसे पुराने जीवाश्म का नाम है। ठीक है, और भी कुछ फैक्ट्स हैं? हाँ, चौथा, सेक्शन 89 RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का ये सेक्शन एक पीनल प्रोविजन है जो विकलांगों के अधिकारों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जेल अधिकारियों पर भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। जी। पांचवा, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो जस्ट राइट हो, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडी, जिसमें स्टेबल ग्रोथ हो। आरबीआई के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अभी इसी फेज में है। बिल्कुल। छठा, संचार साथी पोर्टल। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT का एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है। इसका मुख्य उद्देश्य खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक और ब्लॉक करने में नागरिकों की मदद करना है। और सातवां? सातवां, वनवेनातलम। 1937 में
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने कैलकाटा रेजोल्यूशन में ये निर्णय लिया था कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया जाएगा। बहुत बढ़िया रिवीजन। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर एक नजर डालते हैं जो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। आज का पहला सवाल जीएस पेपर 2 पॉलिटी फेडरलिज्म से है। सवाल है, द प्रोलिफरेशन ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस थ्रेटन्स द फिस्कल फेडरलिज्म स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। Critically analyze the statement in the context of the recently proposed Health Security Cess to National Security Cess Bill 2025. सेस और सरचार्ज की बढ़ती संख्या भारत के राजकोषीय संघवाद के ढांचे के लिए खतरा है। हाल ही में प्रस्तावित स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ये एक बहुत अच्छा एनालिटिकल सवाल है। इसका आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? इसका एक बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप सेस और सरचार्ज को आर्टिकल 271 के तहत डिफाइन करें और बताएं कि ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते। 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं। बिल्कुल, आप मेंशन कर सकते हैं कि ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में सेसेस की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। बॉडी में क्या लिखना होगा? बॉडी में आप स्टेटमेंट के पक्ष में तर्क देंगे। बताएं कि कैसे सेस डिविजिबल पूल को सिकोड़ रहा है, जिससे राज्यों को मिलने वाला 41% हिस्सा प्रभावी रूप से कम हो जाता है। पान मसाला सेस बिल का केस स्टडी देना अच्छा रहेगा। हाँ, और बताएं कि ये कैसे राज्यों के फिस्कल स्पेस को कम कर रहा है। फिर स्टेटमेंट के विपक्ष में सरकार का पक्ष रखें। सरकार का तर्क है कि सेसेस डेडिकेटेड फंडिंग के लिए जरूरी हैं, खासकर नेशनल सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों के लिए। जी, फाइनेंस मिनिस्टर का पब्लिक हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट वाला तर्क भी दें। और कंक्लूजन में एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अपनाएं। आप सुझाव दे सकते हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन को इस मुद्दे की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए या सेसेस पर एक संवैधानिक सीमा कैप लगाने पर विचार किया जा सकता है। बेहतरीन। और दूसरा सवाल जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। सवाल है, व्हाट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS? Discuss the significance of the newly launched R&D roadmap for CCUS in achieving India's net zero targets by 2070, especially for the hard-to-abate sectors. कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज CCUS क्या है? भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में विशेष रूप से हार्ड टू अबेट क्षेत्रों के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए CCUS के R&D रोडमैप के महत्व पर चर्चा करें। इसका उत्तर तो काफी सीधा साधा होना चाहिए। हाँ, ये ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव है। सबसे पहले CCUS को अच्छे से डिफाइन करें, इसके तीनों पहलू कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज को विस्तार से समझाएं। फिर हार्ड टू अबेट सेक्टर्स का उदाहरण देते हुए इसके महत्व पर जोर दें। हाँ, बताएं कि इन सेक्टर्स के लिए CCUS क्यों इंडिस्पेंसिबल है। अंत में भारत के R&D रोडमैप के 3 चरणों का उल्लेख करते हुए इसे 2070 के नेट जीरो लक्ष्य से सीधे सीधे जोड़ दें। चलिए, अब आज के क्विज का समय है। मैं सवाल पूछूंगा और आप उसका एनालिसिस करेंगे। पहला सवाल पूछिए। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। 1. यह पान मसाला कारखानों के वास्तविक उत्पादन आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट पर उपकर लगाता है। 2. इससे प्राप्त आय को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है और यह विशिष्ट उद्देश्यों स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए निर्धारित ईयरमार्क्ड है। 3. उपकर के स्वास्थ्य घटक को फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के माध्यम से राज्यों के साथ साझा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। इनमें से कौन सा से कथन सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है B. केवल 2। क्यों? अब देखते हैं क्यों स्टेटमेंट 1 गलत है। क्योंकि जैसा हमने विस्तार से चर्चा की, ये सेस कैपेसिटी बेस्ड है, एक्चुअल आउटपुट पर नहीं। यही इसका सबसे यूनिक फीचर है। और स्टेटमेंट 3? स्टेटमेंट 3 भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 271 के तहत सेसेस फाइनेंस कमीशन के डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते, इसलिए उन्हें राज्यों के साथ साझा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है? जी, पैसा CFI में जाता है और नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ के लिए ईयरमार्क्ड है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट का SMT बोला मलाथी V सुगुणा का हालिया फैसला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? A. विकलांग कैदियों के अधिकार, B. शादी के बाद GPF नामांकन की कानूनी वैधता,
सी, दलबदल विरोधी कानून के तहत सांसदों की अयोग्यता। डी, यूएपीए के तहत गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश। इसका सही उत्तर है बी, शादी के बाद जीपीएफ नामांकन की कानूनी वैधता। जैसा हमने डिस्कस किया, कोर्ट ने फैसला दिया कि शादी होते ही पुराना नॉमिनेशन फोर्थविथ इनवैलिड हो जाता है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सत्यन नारावूर मामले से संबंधित है। बाकी ऑप्शन आज की चर्चा का हिस्सा नहीं थे। एकदम सही। और आज का आखिरी सवाल, क्रीटोबैथिस प्राइमेवोस शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किससे संबंधित है? ए, बृहस्पति के पास खोजा गया एक नया एक्सोप्लैनेट। बी, एक मच्छर लार्वा का 99 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म। सी, पश्चिमी घाट में पाई गई एक आक्रामक पौधे की प्रजाति। डी, आईएसओ द्वारा विकसित एक नया क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेसर। इसका सही जवाब है बी, एक मच्छर लार्वा का जीवाश्म जो म्यांमार में एम्बर में मिला है और डायनासोर के युग का है। बहुत अच्छे। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा। हाँ, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले चलिए आज की मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉलिटी में हमने सेस और फेडरलिज्म के जटिल रिश्ते को समझा और आर्टिकल 270 और 271 के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को जाना। जुडिशरी में हमने जीपीएफ नॉमिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट के प्रगतिशील फैसले को देखा, जिसमें परिवार के अधिकारों को सर्वोपरि रखा गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने देखा कि कैसे भारत रूस के साथ अपने संबंधों को री-इंजीनियर करके एक बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभा रहा है और चीन के साथ सतर्कता बरत रहा है। इकोनॉमी में हमने आरबीआई के ग्रोथ पर फोकस को समझा और साइंस में हमने भारत के नेट जीरो लक्ष्य के लिए CCUS की अहमियत और क्वांटम फिजिक्स की एक सदी पुरानी गुत्थी के सुलझने के बारे में जाना। ये सभी विषय यूपीएससी के तीनों चरणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।